हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को लोगों को पता है, यूपीएससी 2022 का प्रीलिम्स बहुत नज़दीक आ रहा है और इसी सीक्वेंस में हमारी क्विक रिवीजन सीरीज़ भी चल रही है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। आज के टॉपिक में फ्रेंड्स मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ें भूलने जैसी है वही चीज़ मैं रिपीट करूँगा। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक विऔद्योगिकरण और दूसरा है बिचौलियों का उदय तथा किसानों की दरिद्रता। ये दोनों टॉपिक फ्रेंड्स बेसिक्स है, ज़्यादा खास नहीं है, इसलिए मैं इनको नहीं बता पा रहा हूँ, पर आप लोग इसकी रीडिंग ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लेगा। फिर फ्रेंड्स मैं सीधे पॉइंट पे आऊँगा। इसमें ब्रिटिश शासन के दौरान जो है वो भू राजस्व व्यवस्था चलाई गई थी। तो 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएँ थी सर। इसमें पहली जो थी रैयतवाड़ी, दूसरी महालवाड़ी और तीसरी स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इनको रट लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको याद करने के लिए एक कोड के माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो कोड याद कर लिए तो आपको याद रह जाएगा। इसका कोड है R, M और P। R का मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था, M का मतलब महालवाड़ी व्यवस्था और P का मतलब परमानेंट सेटलमेंट। तो फ्रेंड्स ये इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा और ये सीक्वेंस जो है ये इनके आकार के आधार पर भी है। मतलब जिस क्षेत्र में फैली है, जब से ज़्यादा क्षेत्र में जो फैला है वो है R मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था, और सेकंड नंबर पे महालवाड़ी व्यवस्था और थर्ड नंबर पे स्थायी व्यवस्था। तो ये इनके परसेंटेज के आधार पर ही हैं। पहले में जैसे मैंने बताया रैयतवाड़ी व्यवस्था है तो ये 51% हिस्सा कवर करती है ब्रिटिश भारत का, और महालवाड़ी व्यवस्था जो कि 30% हिस्सा कवर किया गया है इसमें, और स्थायी व्यवस्था जिसमें 19% हिस्सा जो है कवर किया गया है। तो फ्रेंड्स इनको मैं अब इसी सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में मैंने कोड याद करवाया है, इसी कोड में मैं आपको ये व्यवस्थाओं का डिस्क्राइब करूँगा। पहले में है रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो है थॉमस मुनरो व अलेक्जेंडर रीड द्वारा शुरू किया गया था ये, और तमिलनाडु के 12 महल ज़िले से शुरू हुआ था। बाद में इसमें बॉम्बे, पूर्वी बंगाल, असम और कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र के हिस्से में तथा मद्रास में भी फैला था फ्रेंड्स ये। और सेकंड जो होता है महालवाड़ी व्यवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। फ्रेंड्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इन तीनों को इसी सीक्वेंस में याद भी रखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस चेंज हो जाते हैं और पहले की जो विशेषताएं हैं वो दूसरे में दे दी जाती हैं। जैसे स्थायी बंदोबस्त की जो विशेषताएं हैं वो रैयतवाड़ी में दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए इनके पॉइंट याद करिएगा। दूसरा है फ्रेंड्स महालवाड़ी व्यवस्था। इसमें जो क्षेत्र है वो संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब। इसमें फ्रेंड्स आप पंजाब, यूपी और सीपी, ये 3 चीज़ याद रख लीजिए। पंजाब, यूपी और सीपी। पंजाब, यूपी और सीपी। पंजाब यूपी मतलब उत्तर प्रदेश और सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत। इसका परसेंटेज हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स। ये सेकंड नंबर पे आती है, 30% हिस्सा कवर किया गया है इसमें। और राजस्व संग्रहण की जो इकाई है वो गांव या महल थी इस व्यवस्था में। बाकी फ्रेंड्स जो है गांव की भूमि समुदाय की थी और भूमि के राजस्व का भुगतान करना पूरे समुदाय की जिम्मेदारी थी इस व्यवस्था में। तीसरे नंबर पर आती है स्थायी बंदोबस्त। ये कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी। इसमें जो क्षेत्र कवर होते हैं फ्रेंड्स वो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक। इसका परसेंटेज हम लोग देख चुके हैं। थर्ड नंबर पे आती है, 19% हिस्सा कवर किया गया है इसमें। और ज़मींदारों को एक नया वर्ग नियुक्त किया गया था। जो है फ्रेंड्स इसमें राजस्व जो है वो 10/11 हिस्सा अंग्रेज़ों को और बाकी शेष जो है ज़मींदारों को के पास रखना होता था इस स्थायी बंदोबस्त में। तो फ्रेंड्स बस ये 3 ही व्यवस्था हैं। ये 3 में से इनकी विशेषताएं दे देगा और एक दूसरे के नाम चेंज कर देगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको इसी सीक्वेंस में याद भी रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद है पारंपरिक उद्योगों का विनाश। इसमें कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ आप रीडिंग लगा लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए। और अब है फ्रेंड्स पारंपरिक उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीयकृत आलोचना। इसमें फ्रेंड्स इसमें कथन दे देता है वो। इसमें जो सेकंड नंबर का पॉइंट है इसमें कथन दिया है जीवी जोशी का। इस जीवी जोशी के कथन इसमें बताया गया है। उन्होंने बोला था कि भारत में विकास जो है वो ब्रिटिश उद्योग के एक सब्सिडी की तरह था। ये कथन फ्रेंड्स वो दे देता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो कथन जिस जीवी जोशी जी का कथन था वो, और वो दूसरा नाम इसमें फंसा देता है। यूपीएससी ऐसे खेल खेलता है।
तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये स्टेटमेंट है कि भारत में विकास जो है ब्रिटिश उद्योगों के लिए एक सब्सिडी की तरह था। इसमें ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। और इसमें 2 कथन और दिए हैं फ्रेंड्स, एक है दादा भाई नौरोजी का और रोमेश चंद दत्त का। ये दोनों मैं नहीं बता रहा हूँ कि बहुत फेमस कथन है, ये आपको याद रहना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इन दोनों को भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले और पढ़ लीजिएगा। लास्ट में फ्रेंड्स नोट दिया हुआ है एक बॉक्स में, जिसमें होम चार्जेस एक हेडिंग डली हुई है, होम चार्जेस। उसमें 3 पॉइंट है। ये होम चार्जेस वो यूपीएससी ऐसा बोल देता है कि होम चार्जेस के बारे में कथन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 3 कथन इसमें से 2-3 अलग कर देगा या एक अलग कर देगा। तो अब ये 3 कथन होम चार्जेस के बारे में याद कर लीजिए। इसमें पहला कथन जो है वो लंदन में अवस्थित जो भारतीय कार्यालय थे उनको चलाने के लिए जो भारत से धन जाता था वो होम चार्जेस की श्रेणी में आएगा फ्रेंड्स। दूसरा जो है इसमें भारतीय निधि का उपयोग भारत में जो कार्यरत ब्रिटिश कर्मचारी हैं उनके वेतन और पेंशन का भुगतान भी भारत से ही किया जाता था, तो इसको भी होम चार्जेस की श्रेणी में लिया गया है। और तीसरा फ्रेंड्स ऋण और रेलवे जैसे भारत में जो निवेश किया गया, निवेश भारत से निवेश लेकर के उनसे ऋण लेकर के उसके ऋण का जो ब्याज आता था वो यूरोप या इंग्लैंड जाता था, तो फ्रेंड्स उसको भी होम चार्जेस की श्रेणी में रखा गया है। तो ये 3 पॉइंट है, बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इनको रट लीजिएगा और नोट डाउन करके याद कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।